अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान के नाजरीन, मैं आज आपसे मुखातिब हूं। निहायत तशवीशनाक बात है कि आपकी उम्र सालाना 3 से 6 साल तक कम हो रही है। आप ऐसे इलाके में राइश पजीर हैं कि जहां एयर क्वालिटी सालाना 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बढ़ रही है और फिजाई आलूदगी की वजह से आप सैकड़ों बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि WHO की सालाना रिपोर्ट के अदादोशुमार हैं जो मेरी तशवीश बढ़ा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि 1999 से 2018 तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से तकरीबन 10,000 जानों का ज़िया और $3.8 बिलियन के माली नुकसान का सामना करना पड़ा और 1998 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की फिजाई आलूदगी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में आने वाले सैलाब की वजह से 2 बिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हुए, जबकि मईशत को $10 बिलियन का नुकसान हुआ। नाज़रीन, स्मोग महज धुंध नहीं है, ये एक आफत का नाम है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसके तदारुक के लिए इक़दाम किए जाते हैं, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ बरसों से पाकिस्तान भी स्मोक की बदतरीन लपेट में आया हुआ है और दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल हो चुका है जो स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान के दोनों बड़े शहर कराची और लाहौर दुनिया भर के टॉप स्मोक ज़दा शहरों में शामिल हो गए हैं और ये एक वही लिस्ट है जिसमें हमने भारत को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए हर वीक बुध के रोज़ छुट्टी करने का ऐलान किया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है। फसलें जलाने, भट्टों को चलाने और ऐसी किसी भी एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई है कि जो स्मोक में इजाफे का बायस बन सकती है। स्मोक जहर से ज्यादा खतरनाक है, मगर इसकी शिद्दत का हमें अंदाजा नहीं होता या फिर हम जानबूझकर इसको नजरअंदाज करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद स्मोक की मर जाते हैं। इस पर मेरी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, जरा वो मुलाहिजा फरमाएं। स्मोक बज़ाहिर एक धुएं की तह है और धुंध से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, मगर धुएं की इस तह के पीछे एक तरफ बहुत से जराइम हैं तो दूसरी तरफ बहुत से नुकसानात। स्मोक को स्लो पॉइजन कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इसकी तह में आलूदगी फैलाने वाले, कार्बन का अखराज करने वाले और ओजोन तह की तबाही करने वाले अफराद का हिस्सा है कि जिनके जुर्म पर पर्दा डला हुआ है। इन्हीं जराइम की वजह से स्मोक पैदा होती और ये 1000 बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़हनी अमराज हैं या आम अल्फाज में आप डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर नफ्सियाती बीमारियों से इन्हें जोड़ सकते हैं कि इंसान जहनी तौर पर इतना बीमार हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। स्मोक की वजह से फेफड़े मुतासर होने के साथ कैंसर, हामला खवातीन और पेट में मौजूद बच्चों की सेहत मुतासर होने का भी खदशा रहता है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, बच्चों में 48% फेफड़े काले पड़ जाते हैं और दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद स्मोक की वजह से मर जाते हैं। इसीलिए स्मोक को अगर कोई दूसरा नाम देना पड़े तो इसे जहर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे अज्जा हैं जो फिजाई आलूदगी की वजह हैं, मगर ये लोगों को नजर नहीं आते। स्मोक जंग से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जान के लिए खतरा है और खास तौर पर दुनिया की मईशत के लिए बहुत मुहलिक है। इसलिए इसका तदारुक करना बहुत जरूरी है। स्मोक की वजह से महज बीमारियां जन्म नहीं लेती हैं, बल्कि कारोबार भी रुक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मुतासर होती है, मंडियों तक माल नहीं पहुंचता, हादसात की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं। अलार्मिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लाइमेट प्रूफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक PC1 परफॉर्मा पर अमल कर रहा है, जो कि 1960 में डिजाइन किया गया और 2005 में इस पर नजरसानी भी की गई थी। लिहाजा ये परफॉर्मा मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने, इसमें बेहतरी लाने, अखराजात का तखमीना लगाने और तरजीहात को वाज़े करने की अहलियत ही नहीं रखता। यही वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर सरमायाकारी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। पाकिस्तान ने 2012 में अपनी पहली क्लाइमेट पॉलिसी तरतीब दी। इसमें 735 एक्शन लेने का फैसला किया गया और 2015 तक 242 इकदामात पर लाजमी अमल करना था, मगर सैकड़ों इकदामात पर कोई अमल नहीं हो सका और नतीजा हमारे सामने है कि आज पाकिस्तान के बड़े शहर बदतरीन फिजाई आलूदगी की लपेट में हैं। नाज़रीन, स्मोक ना सिर्फ किसी मुल्क की अपनी पैदा की गई होती है, बल्कि स्मोक पार्टिकल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल भी करते हैं, जिसके लिए 1988 में SECP ममालिक के माबैन एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेल डिक्लेरेशन हुआ।
जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान ने बहावलपुर रीजन और थरपारकर सिंध में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए, जो कि 2012 तक एक्टिव रहे। और पाकिस्तान उससे काफ़ी हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांचने और बेहतरी लाने में कामयाब भी रहा, मगर उसके बाद से जदीद साइंसी बुनियादों और आवाम में आगाही लाने के लिए ज़्यादा कोशिशें या काविशें नहीं की गई। ना तो मुल्क में जंगलात लगाए गए, ना कोई ऐसा मंसूबा प्लान किया गया, और ना पानी को महफूज करने के लिए डैम्स की तट पर कोई तवज्जो दी गई, और ना तवानाई खर्चने से ज़्यादा आसान तरीकों को अपनाकर ज़िंदगी आसान करने के उसूल अपनाए गए। अगर पाकिस्तान में स्मोक और क्लाइमेट चेंज की सूरत-ए-हाल इसी तरह चलती रही तो सेहत और मईशत किस हद तक मुतासर हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने, सदर WWF इंटरनेशनल। इसके साथ साथ इब्राहिम हसन मुराद साहब हैं, सूबाई वजीर पंजाब हैं, और हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं वकार मलिक साहब। आप इनको एक्सप्रेसो की स्क्रीन पर अक्सर इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं आदिल नजम साहब आपसे पहले तो डिस्कशन को आगे तो लेके जाएंगे, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि ये जो स्मोक है, स्मोक एंड फोग, ये टर्म निकली कब, कैसे निकली, ये कितनी खतरनाक है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे प्रोग्राम किया। आजकल के हालात में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इस तरह के, अमूमन मैं मेरा गिला ये होता है कि हम इन मसाइल को पे बात नहीं करते। लेकिन आज जो दुनिया में हम मसाइल देख रहे हैं, चाहे वो जंग के हों, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो सियासत के हों, उसमें इस किस्म के मसले और भी दब जाते हैं। तो शुक्रिया कि आपने इस पे बात की। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मसाइल हैं, जो इन्वायरमेंटल मसाइल हैं, माहौलियाती मसाइल हैं, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो स्मॉग का हो, ये उन मसलों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको थ्रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस पे भी आई होप हम बात करें। जो आपने बात की फॉग और स्मॉग की, तो देखा, फॉग तो बड़ी पुरानी चीज है, इस पे तो हम शायरी करते थे ना। हाँ। ये वो धुंध है जो बड़ी खूबसूरत शायरी जिसे कहते हैं, बड़ा रोमांटिक लगता था। अब वो जो धुंध है वो बेसिकली वाटर वेपर है। उस वाटर वेपर में आप अपनी गंद जो है उसको जब जमा कर देते हैं, आप अपनी गंद लेके, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, गंदी होती है ना, वो गंद लेते हैं और उस धुंध के अंदर उसको आप मिक्स कर देते हैं और वो हांडी बना देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आप इस हांडी में जिंदा रहो, कि जो हमने आलूदगी शायद हवा में थी वो अब उस पानी के साथ, पानी तो नहीं, वाटर वेपर के साथ मिक्स होके वो बन जाती है स्मॉग। राइट, स्मोक और फॉग का एक तरह से आप इंतजार। एग्जैक्टली। और फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अब तुम इसमें रहो। आप खसूसन आपने बड़ी अच्छी बात की कि लाहौर में पहले 4 सीजन होते थे, अब लाहौर में 5वां सीजन। एग्जैक्टली। और 5वां सीजन वो स्मॉग का, और हमें एग्जैक्टली पता है कि वो कब शुरू होगा, इसीलिए हम वो थर्सडे की छुट्टियां दे देते हैं। हम उसके जो हल हैं, बजाय ये कि रूट कॉज के हल करने के, क्योंकि हम वो नहीं कर सके, हम मजबूर हो जाते हैं कि या हम इस किस्म के इकदाम करें कि पूरी मईशत बंद कर दो क्योंकि स्मॉग है, या उसकी जो कॉस्ट है हम आम आदमी पर डाल देते हैं कि तुम अपने घर में जो है अपनी हवा का साफ रखने का कोई तरीका रख, या तुम अपने बच्चों की सेहत पे, देखा ना, आपने कॉस्ट ट्रांसफर कर दी ना। और किसने कॉस्ट ट्रांसफर की? सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं की। मेरे साथी बैठे हैं, शायद वो इस पर ज्यादा बात करें। सच्ची बात ये कॉस्ट मैंने और आपने की। मैंने और आपने फैसला ये किया कि हमारी जो गाड़ी है ना, उसमें हमने बैठ के अब माल रोड पे हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ट्रैफिक इतनी है, और उसके पीछे से जो है, जो हमारा गैस की निकल रही है, कार्बन इमिशन हो रही है। हाँ, तो मैंने अपनी पोल्यूशन को मिला दिया उस फॉग में, और उससे अपने बच्चों की जिंदगी भी और अपने हमसाए के बच्चों की जिंदगी भी जो है उनको मैंने मुतासिर कर दिया। आखिरी एक जुमला जो मैं पहले बात करता था कि ये सारी चीजें लिंक हैं उन्हीं मसाइल से, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो मईशत की, क्योंकि जब इसके आप इकदाम करेंगी तो इसका हल वही आएगा कि तेल कौन सा है, तेल की कीमत क्या है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, कितनी पोल्यूशन निकल रही है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट वैसे आदिल नजम साहब उठाया है। मैं चाहूँगी इसको, देखिए, ये टॉपिक चूज़ करने का देखने वालों के लिए बताती हूँ कि मकसद ये है कि ये सियासत और ये मईशत और इन सब में हम कहीं अपनी सेहत को, अपने क्लाइमेट चेंज को भूल गए हैं। ऐसा ही है, हम क्लाइमेट के ऊपर बात बड़ा कम करते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से सवाल करना चाहूँगी। इब्राहिम साहब, आप लोगों ने इकदाम किए, जाहिर है कि छुट्टी देना कोई हल तो है नहीं, इसके लिए कोई आपको ठोस इकदाम करने चाहिए और लाजमी है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी कोई एक्शन प्लान बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर अमल दरामद नहीं होता।
माली नुकसान बड़ा ज़्यादा हो रहा है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है बल्कि गवर्नमेंटल लेवल पर भी हो रहा है। आपने कभी इस पे कोई गौर गौस किया है? जब से आप मिनिस्टर बने हैं, क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया है आपने लाजमी तौर पे, तो इस पे कौन कौन से नुकसानात हैं जो हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। बुनियादी तौर पे तो देखें, स्मॉग एक ऐसी चीज़ है, पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आदमी को इफ़ेक्ट करती है। आप पॉश इलाके में रहते हो या आप बिल्कुल ही किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आपको ऑब्वियसली स्मॉग हर जगह नज़र आती है और आप उसको महसूस करते हैं। जिस तरह आपने एक शेयर की फैक्ट और स्टैट, तो हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये जाना कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर से जो लाहौर के अंदर लोग हैं, इनकी एवरेज जो लाइफ है वो 4 साल कम हो गई है। और अगर जो मेजर्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करती है वो हम लें, हुकूमत पंजाब वो ले, तो आप एवरेज लाइफ के अंदर तकरीबन 8 साल इजाफा कर सकते हैं। तो इसीलिए पिछले हफ्ते और उससे भी पिछले हफ्ते वज़ीर आला पंजाब ने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने स्पेशल कैबिनेट कमेटी और स्पेशल मीटिंग होल्ड की ऑन स्मॉग, जिसमें हमने ये मेजर्स लिए। देखिए, इसमें जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट जो है ये कुछ सर्वेस के मुताबिक 88% कंट्रीब्यूटर है स्मॉग के अंदर। मैं इब्राहिम साहब आपको एक छोटी सी अर्ज करती हूँ, एक छोटी सी अर्ज करती हूँ। मैं माजर चाहूंगी इसके बाद मुझे वकार साहब को भी इन्वॉल्व करना इस कन्वर्सेशन में। मुझे बताएं, मैंने किसी से कहा किसी दोस्त से कि मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना है, फिर मैं वापस आऊंगी। तो उसने मुझे बड़ा एक हंसते हुए कहा कि वापस तो आप वहीं पर आ रही हैं जहाँ पर स्मोक है, तो आप कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं? मतलब आप जाएंगे, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, फिर वापस आ जाएंगे, स्ट्रेस वहीं पर है। अगर आप एक हफ्ते में एक छुट्टी भी दे रहे हैं तो मुझे बताएं कि उस छुट्टी से आप एक दिन में फ़र्क तो डाल सकते हैं कार्बन एमिशन में, लेकिन अगर आप मुस्तकिल इक़दाम नहीं करेंगे इब्राहिम साहब, तो आप क्या इफेक्ट डालेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे? बिल्कुल एक अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा जो मैंडेट है, हमने ये देखा कि शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे मेजर्स लिए जाएं जिससे जो पोल्यूशन है और जो ऑब्वियसली स्मॉग है ये कम हो सकती है। एक तो हमने ये किया कि पंजाब की तारीख में पिछले माह में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स चेक हुई हैं, तकरीबन 31,000, और तकरीबन 8 करोड़ रुपए के फाइन्स हुए हैं। ये फैक्ट्रीज को भी हुए हैं, इंडस्ट्रीज को भी हुए हैं। तो सबसे पहला जो बुनियादी काम है किसी हुकूमत का वो ये कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करे। और जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, जिस तरह स्टबल बर्निंग बहुत हो रही है, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिनकी इमिशंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो स्मॉग इमिटिंग व्हीकल्स हैं, इन पे क्रैकडाउन किया जाए। एक और जो बहुत बड़ी बात है जो हमारी नॉलेज में होनी चाहिए वो ये है कि पिछले 2 हफ्ते जो ब्रीज थी, एयर की डायरेक्शन थी, वो टुवर्ड्स द ईस्ट थी। और अब जो है अगले हफ्ते में जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि अमृतसर से है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पंजाब एंड लाहौर। तो इस वजह से भी हमने उसको प्रिपेयर करना था। और जो पहले भी आपने भी अपनी ओपनिंग में ये बात की कि मुख्तलिफ इलाकों से क्रॉस बॉर्डर भी जो है ये स्मॉग और पोल्यूशन आती है। इसी को मैं चाहूंगी देख के हमने ये देखा कि शॉर्ट टर्म में क्या एक और सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन मैं वकार मलिक साहब को इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। वकार साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस टॉपिक पे, मैं शेयर भी कर लेती हूँ ज़रा, यू नो दैट, एंड जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल हो गए जिसमें से मुतासर हैं, लेकिन पाकिस्तान कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। पहले टॉप ममालिक की बात करते तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें चीन है, उसमें हमारा हमसाया भारत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कार्बन की इतनी ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं वो इतने मुतासर नहीं है जितने हम मुतासर हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो 100 किलोमीटर तक का गिलाफ है ना, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इस एटमॉस्फेयर में जो कंट्रीब्यूट करेगा वो चाहे गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है, या इंडस्ट्रियल मुल्क है या नॉन इंडस्ट्रियल मुल्क है, अमीर भी इसी सफ़र करेगा। मतलब सांस उसने इसी एटमॉस्फेयर के अंदर लेनी है। अब मामला ये है कि ये कहीं ज़्यादा, हम तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और जनरली छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं वो अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। ये तो बेसिकली गिलाफ हम शेयर करते हैं, ग्लोबल इशू है। गिलाफ में बाउंड्रीज नहीं है, वो जो ऊपर का गिलाफ है वो हम शेयर करते हैं। नॉम चॉम्स्की और इस तरह के कई दानिश्वर जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पे पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। नॉम चॉम्स्की ये समझते थे कि एटॉमिक बम या न्यूक्स जो हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, और हमेशा लोग समझते रहे। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लाइमेट चेंज को ऊपर ले गए और न्यूक्स दूसरे नंबर पे ले गए, क्योंकि अब एटम बम से इतना खतरा नहीं है जितना क्लाइमेट चेंज से खतरा है। और आप अगर चले जाए मिसाल के तौर पर, अगर सिर्फ ग्लेशियर्स को देखें तो दुनिया में इस वक्त तकरीबन 2,15,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान
दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, और ये जो पाकिस्तान के जो तवील तरीन ये ब्याफो है, हिस्पर है, बहुत तवील ग्लेशियर्स हैं, इनको भी शदीद ख़तरा है। और ख़तरा कितना है आप इससे अंदाज़ लगाएं कि 1% अभी तक टेम्परेचर राइज़ हुआ है पिछले 100-150 सालों में। 1% अगर हम इसी तरह आगे रहता है 2100 तक, 2100 तक 40% ग्लेशियर दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। 1.5% रहता है तो 50% ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ये 4% तक चला जाता है, जो कि बिल्कुल ऐन मुमकिन है, तो 80% दुनिया में ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। और समंदर की सतह ऑफ कोर्स अब ऊपर जाती है। ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने नॉन सीरियस लिया हुआ है, अगर मुझे इजाज़त दें मैं एक छोटी सी आपको करूँ कि नासा ने अभी मतलब हमने मार्स पे 7 अगस्त को कितनी ऑक्सीजन पैदा की जी? 9 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की, छलांगे लगा के 9 ग्राम वहाँ पे ऑक्सीजन आप पैदा कर रहे हैं। और 60s की जो दिहाई है, जिसमें आपको पता है कि ये जो स्पेस वॉर की दिहाई थी, 4% ऑफ जीडीपी, अमेरिकन जीडीपी 4% ऑफ जीडीपी जो था वो नासा का बजट था। उसके बाद आपने कहा जी कि हम पता नहीं 21 या 2000 तक हमारी वहाँ पे कॉलोनियाँ होंगी, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद एक स्टैगनेंस आ गई। अब बजाय इसके कि वहाँ पे तो चलें ठीक है, वो अपनी जगह पे है खूबसूरती, आप प्रोब्स भेजते रहें, रोवर्स भेजते रहें, लेकिन जो असल चीज़ है, जहाँ पे ये जो अर्थ है, जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ वेरिएबल्स अगर बहुत खूबसूरती से काम न करें तो ये लाइफ एक सेकंड के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, आपकी ज़िंदगी का सर्वाइवल। ये बड़ा सीरियस इशू है, ये बड़ा सीरियस इशू है जिसको हम एड्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूँगी, मैं वकार भाई आपसे भी पूछूंगी, लेकिन आदिल नजम साहब, ये जो हम कहते हैं, क्योंकि इससे साइकोलॉजी के हिसाब से, यानी जो क्लाइमेट साइकोलॉजी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मैं वकार साहब से भी सवाल करूंगी, वो बड़ा मुतासर कर रही है लोगों को। लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जब ब्रेक से वापस आती हूँ तो आदिल नजम साहब से सवाल का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगी कंटिन्यू करते हैं इसको। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमें वकार मलिक ने बताया कि किस तरीके से जो आम लोग हैं ग्लोबली हम मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन आदिल नजम साहब, ये जो कार्बन की जो इमिशन है, इससे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि माहौल पे किस किस किस्म के इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, हम माली तौर पे कितना नुकसान उठाते हैं, तो आप इसको सम अप करेंगे तो बताएंगे कि हमारे नाज़रीन को कितने कितने साइकोलॉजिकल और माशी तौर पर हम नुकसान उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छी बात है कि हम क्लाइमेट पे इस वक्त फोकस करें। एक मैं इसमें यहाँ क्लैरिटी ये दूँ कि क्लाइमेट जो है, जैसे ग्लोबल इशू, जैसे वकार ने इसकी एक्सप्लेन भी किया कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 4 डिग्री तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक ये कि क्लाइमेट जो है वो है, हम जो स्मॉग की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन है, दोनों जो है लिंक हैं, लेकिन एक चीज नहीं। और इसमें जहाँ अगर आपकी नेशनल प्राप्त हो तो उसका असर पे होता है, उसका असर कराची में, मैंने कहा ना कि 5 सीजन लाहौर के स्मॉग का, कराची का भी 5 सीजन यहाँ इजाद हो, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सीजन है एक्सट्रीम हीट का, कि अब आप मुतवातिर हर साल आप जानते हैं कि एक्सट्रीम हीट आएगी, उसमें 500-600 बंदे मरेंगे, उसकी हम खबर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अब एक नॉर्मलाइज हो गया। और वो एक्सट्रीम का पूरी जो एक पट्टी है वो कराची से पहले से शुरू होती है, दिल्ली, और उससे आगे तक जाती है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि दुनिया की क्लाइमेट चेंज होती है। उसके बीच में जो स्मॉग वाली बात पे अगर मैं, क्योंकि इतनी अच्छी और अहम और टाइमली बात है कि आई डोंट वांट टू लूज दैट, इन वे जो हुकूमत ने किया वो बात समझ आती है। वो तो एक इमीडिएट स्टेप ले रहे हैं ना कि इस वक्त, आज के वक्त, इस हफ्ते, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगी, तो असल में जो छुट्टी है वो आपको या मुझे नहीं दी जा रही। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया, उन्होंने कहा यार कि पोल्यूशन को छुट्टी दे दो एक दिन की, कि अगर आप बुध को गाड़ियां नहीं चलाएंगे, वो छुट्टी का मसला नहीं है, गाड़ियों का मसला है, गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो जुमेरात और जुम्मे को जो जमा होनी थी बुध वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको और मुझे सांस लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एज अ शॉर्ट टर्म मेजर आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जैसे आपने भी कहा, उन्होंने भी कहा, उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, उसकी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होगी, उसकी एक टेंशन होगी। जब मैं सांस नहीं ले सकूंगा तो सिर्फ मेरी फिजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका मेरा एक मेंटल इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन एक मसले का लॉन्ग टर्म हल तो नहीं है, और ये मैं बिल्कुल उस पर एतराज नहीं कर रहा, क्योंकि एज अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की तो मजबूरी है ना, उन्होंने तो आज कुछ करना है,
लेकिन आज जो कर रहे हैं उसके साथ आपको मुझे कल का भी सोचना है। कल का अगर मसला जो है गाड़ियों के पोल्यूशन का है तो उसका हल भी गाड़ियों से निकलना है ना। बिल्कुल, उसका हल का निकलना है कि कौन सी गाड़ी सड़क पे, उसका हल इससे निकलना है कि कौन सी गाड़ी कितनी देर सड़क पे। ये तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगी कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, आदिल नजम साहब प्रोसेस में ऐड कर लूं। जी जी, सबसे हल ये निकलना है कि गाड़ी में हम तेल का डाल दें। हाँ। असली जो लाहौर में मसला है उसमें वो रिफाइनरी के लेवल पे हल होगा। एग्जैक्टली, रिफाइनरी पे जो एडिटिव्स डाले जाते हैं उससे हम जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होता, इसलिए कि वो जो तेल गाड़ी में डलता है वो फर्क होता है। सो इसका मसला इकोनॉमिक पॉलिसी से ही आएगा, लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म आई डू अंडरस्टैंड। जाहिर है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में से तो हैं ही नहीं, तो जैसे कि अब मेरे सामने जो फैक्ट्स हैं, नहीं, लेकिन इंसानी फहरिस्त में तो रहना चाहते हैं ना। हम रहना चाहते हैं, इसीलिए हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं आदिल नजम साहब। हम ये इंसानी फहरिस्त में रहना चाहते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। अब यूएस का देखें कि उन्होंने जो है वो 4713 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है, ये 2020 का मैं फैक्ट कोट कर रही हूँ। उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए देखा कि हमारे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन से हो रही है, तो हम इलेक्ट्रिक कार्स पे एक पैराडाइम शिफ्ट कर लें, वहाँ पर लेते हैं, उसको फैसिलिटेट कर लें, हम और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखें। अब ये होती हैं कौमें जो ये समझती हैं मिनिस्टर साहब कि हमने अगर इसको काबू में लेकर आना है तो हमने इकदाम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इकदाम कर रहे हो, अगर वो अमलन हुए तो शायद को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, समझ आ भी जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि जैसे कि हमारा PC1 उतना अहल ही नहीं है, हमारा सिस्टम जिस तरीके से डिज़ाइन किया था 1960 में वो उतना अहल ही नहीं है। इसको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है? क्या आप जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को अपनाने की इस्तेदाद रखते हैं इस वक्त? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है ऑब्वियसली एक तो इट इज़ रियल, और ये अब हमें महसूस होता है हर रोज़ हर मौसम में। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी एडवाइजरीज होती हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वो ऐसी प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म, जो कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर ली जाए, तो वो नहीं इधर चल सकता। हमें हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है उसका अंदाज़ा होना चाहिए। एक जो चीज़ है वो ये कि कोई भी चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब यूरोप के अंदर जिस तरह आपने गाड़ियों की बात की, व्हीकल एमिशंस की, तो वो हर साल हर कुछ साल बाद एक नया स्टैंडर्ड लेके आते हैं, EU3, EU4, EU5, EU6, और इन्होंने लेजिस्लेशन की है और 2030 और 2035 तक UK और EU में इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो बैन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है हमारे, अगर हम डायनामिक देखें तो 70% अर्न लेस देन $100 अ मंथ, और वो लोग हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं 1.5 लाख रुपए का, और उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है कि एक 8-9 लाख रुपए का वो इलेक्ट्रिक रिक्शा लें। या हुकूमत जब अपना मैस ट्रांजिट सिस्टम बनाती है तो वो ये देखती है कि हमें डीजल बस मिलती है 2.5 से 3 करोड़ की और इलेक्ट्रिक बस है 9 करोड़ की। तो जिस तरह पहले ही एक बात हुई कि ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं वो इमिशन जनरेट करते हैं और हमें उस पर भुगतना पड़ता है, लेकिन हमने इसको ये देखना है कि एज पाकिस्तान, एज अ कंट्री विच हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, हम कौन सी और कैसी पॉलिसी मेकिंग करें, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन हो, सिस्टम्स में क्या चेंजेस आने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो हम अफोर्ड कर भी सकते हैं नहीं। सॉरी सर, ये गवर्नमेंट की वैसे प्रायोरिटी भी होती है, क्योंकि आई एम सॉरी आज आप बैठे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप निगरान वजीर हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी मिनिस्टर को इस पे कोई सीरियस एक्शन लेते हुए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा कभी देखा नहीं है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट्स की सीरियसनेस भी बड़ा मैटर करती है, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए सारा कुछ? जी मेरे से आप जी हसन साहब। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो मसला है, मैं जो जिसकी तरफ हिंट कर रहा हूँ वो है वसाइल का, कि पाकिस्तान की डायनामिक्स ही वो नहीं है कि हम आपको मैं एक चीज एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो एज पर एक्ट, एज पर लॉ इंटाइटल्ड है, ऑथराइज्ड है कि व्हीकल के इमिशन चेक करे, हमारे पास बदकिस्मती से एक व्हीकल इमिशन चेक करने की मशीन नहीं है। और मैंने जब पता किया डिपार्टमेंट से कि ये मशीन कितने की आती है, तो उन्होंने ये बताया कि ये तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की आती है। तो हम जो है एक जिसे कहते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंड मुल्क है, और ऑब्वियसली जब जो पॉलिसी मेकर है उनके बाद जब डिसीजन मेकिंग होती है कि वो रोड बनाए या अपनी माहौल को बचाएं या अंडरपास बनाएं या इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करें, तो वो हमेशा जो है वो इजियर वे को ऑप्ट करते हैं। सही है, यदि आपने
ऐड कर सकता हूँ? जी जी जी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि प्रायोरिटी है और नहीं, और मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिप्लोमेटिकली, एंड आई अप्रिशिएट दैट, मैं उसमें जुमला बोल रही थी, लेकिन प्लीज आदिल। उन्होंने बेसिकली यही कहा ना कि प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो वो 30 लाख दे दिए जाते। लेकिन मैं इन डिफेंस ऑफ मिनिस्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि प्रायोरिटी क्यों नहीं है गवर्नमेंट की। इसलिए नहीं है कि फरवा की प्रायोरिटी नहीं है, आदिल नजम की प्रायोरिटी नहीं है, वकार की प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी तो है कि ट्विटर पे बंदर नाच रहा है उसको ट्वीट करते रहो। हमारी प्रायोरिटी तो है कि हर के साथ जो पॉलिटिकल तमाशा है, डुगडुगी बजाओ शुरू से। आपने आप देखो ना, आपने तो ये प्रोग्राम किया, कितने प्रोग्राम किए आपके चैनल ने पिछले 3 महीने में इस मसले पे? कितने चैनल किए पिछले 1 साल में? सारे चैनलों ने मिला के हर किस्म का तमाशा, हर किस्म का वो जो है ट्रेंड, हम जो है उसके पीछे हम भाग जाते हैं। और ये सिर्फ चैनल की बात नहीं है, चैनल की प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तानी की प्रायोरिटी भी नहीं है। अच्छा, जिस दिन पाकिस्तानी लोगों की प्रायोरिटी हो जाएगी, पाकिस्तानी लोग, मेरा गुजारिश सिर्फ ये है कि अच्छी बात है कि जी बाकी मुल्क करते हैं और बाकी उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन यार बच्चे तो मेरे मर रहे हैं ना, सेहत तो मेरे पाकिस्तानियों की खराब हो रही है। जिस दिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी पाकिस्तानी लोग हो जाएंगे, आई कैन प्रॉमिस यू उस दिन ये मसाइल आपकी प्रायोरिटी हो जाएंगे। जब तक आप प्रायोरिटी डुगडुगी बजा के, तमाशे करके, सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड चला के होगा, ये नहीं होगा। सही है। मैं इसमें थोड़ा सा एक जुमला ऐड करती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर मैं वकार मलिक साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछने लगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। हम लोगों की प्रायोरिटी है कि आज तमाशा क्या है, आज किसने क्या बयान दिया, आज क्या होने वाला है, पॉलिटिकल ये जो टर्मोइल है ये कब खत्म होगा, इलेक्ट होंगे वगैरह वगैरह। आई टोटली एग्री दैट। लेकिन हमने आज ये कोशिश की है और बुनियाद रख दी है। हम आने वाले टाइम पर भी इस पर लगातार कोशिश करते रहेंगे जब तक हमें लगेगा कि ये मामला कहीं एड्रेस नहीं हो रहा। लेकिन प्रायोरिटी तब बनेगी जब हमें अवेयरनेस दी जाएगी माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक, माहौल से मुताल्लिक। हमारे बच्चों को निसाब में पढ़ाया जाएगा, हमारा तालीमी सिस्टम इस तरीके से जनरेट किया जाएगा कि हमें अपनी क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक, स्मोक से मुताल्लिक, अपने हेल्थ से मुताल्लिक, अपनी साइकोलॉजी से मुताल्लिक चीज़ें समझने में मदद मिलेगी, तो हम उसको प्रायोरिटाइज भी कर लेंगे। लेकिन मेरा लिए कोशिश है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, मैं होंगी, यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट होंगे, हमारी पॉलिसीज़ बनाने वाले होंगे, कौन होगा? वकार मलिक साहब, आपने ये पैकेज भी देख लिया, जैसे कि आपने बताया अभी कि ग्लेशियर्स किस तरीके से पिघलना शुरू हो जाएंगे। साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा प्रेशर देता है ये स्मोक, क्लाइमेट चेंज, कार्बन की एमिशन, ये सब ये क्या है? सबसे पहले तो बात यह है कि अभी जो बात हो रही थी वक्फे से पहले, मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कह रहा हूँ कि वो गिलाफ है, हमारे बस में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो बस में हैं, मैं अभी दही या दूध लेने जाता हूँ ना, तो वो मुझे एहतियातन 4 शापर चढ़ा के देता है। हाँ। ठीक है, मैं एक बॉल पॉइंट भी आपको, 5 चीज़ें जिसमें इस मुल्क में इतनी फयाजी बरती जाती है, इतनी फयाजी बरती जाती है, जिसकी जरूरत भी नहीं होती। हाँ, उसके बाद फिर वो जलाया जाता है, और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एक प्रॉब्लम है, दूसरा मीथेन का प्रॉब्लम है। मीथेन का जो मालिक्यूल है वो 10 से 12 साल तक रहता है, लेकिन वो हीट ज्यादा ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम ट्रैप करता है, लेकिन वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रहता है। अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ऐसा मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं कि इससे आगे, मसलन अभी एक छोटा सा ग्राफ मैं चाहूँगा कि आपकी टीम दिखा दे, नासा की एक ग्राफ है जो कि 20 टोटल 2002 से 2023 तक आप देखें, कार्बन एमिशन देखिए 400 मिलियन पार्ट तक चली गई है। और इस वक्त आप देखिए कि सिर्फ पिछले 25 सालों में हमने क्या हशर किया है। टेम्परेचर के हवाले से पिछले 8 लाख साल के हवाले से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने क्या हशर कर चुके हैं। और उसके बाद ओशियन लेवल अगर आप देखें तो अगर पिछले 123 सालों में जो ओशियन लेवल है वो 200 बढ़ा है मिलीमीटर, उस 200 मिलीमीटर में 98 मिलीमीटर हमने पिछले सिर्फ 25 सालों में बढ़ाया है। यानी वो एक मल्टीप्लायर लग गया है, जो अगर हम पिछले 25 सालों को देखते हैं तो ये एक जुज़्वे ज़रबी लग गया, वो इतना जल्दी से ऊपर जा रहा है कि आपके हाथ में कत्तन कुछ नहीं रहेगा। और इस वक्त चाहे वो मिनिस्टर साहब हैं, चाहे कोई भी, यानी लोकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों के हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, उनके बस में कुछ नहीं इस हवाले से है कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इतना बड़ा फिनोमेना है। और ताकत किसके पास है? जिसके पास मुईशत है। मुईशत किस पे चल रही है?
यही एमिशन पे चल रही, कार्बन एमिशन पे चल रही है, तो उस वक्त तक आपको ये जितने भी इंटरनेशनली चीजें नजर आती है, मेरा नहीं ख्याल यानी वो कार्बन एमिशन पे बात भी कर रहे हैं लेकिन वो बेच भी रहे हैं। हाँ, लेकिन ये मैं साथ ऐड कर दूं कि जहां तक आपकी नेक नियति का मामला है, उसको तो कम से कम बहुत वाज़ेह नजर आ जाता है ना कि आपके तमाम जंगलात कट चुके हैं। हमने जितनी आवाज़ उठाई थी हरामोश पे और मुख्तलिफ फेरी मेडोज पे और जितने जीबी में जंगलात कटते हैं, और मजाल ही किसी के कान पे जूं तक रिंगी हो। केपीके में क्या असर होगा, जंगलात टोटल आपने काट दिए हैं। शॉपिंग बैग पे आप पे पाबंदी नहीं लग रही। मैं एक बाल पॉइंट लेने जाता हूं तो उसके लिए भी मुझे 2 शॉपिंग बैग फ्राजी के साथ देता है, वो आप पे पाबंदी ले, जो कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की मुझे कहा जा रहा है। और देखिए नाज़रीन, ऐसा ही होता है। और जो साइकोलॉजिकल आप पे इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि जब सैलाब आता है, जितने लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, माल मवेशी मर जाते हैं, वो बेचारे लिटरली खुदकुशी के दर पे हो जाते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से हो रही हैं खुदकुशियाँ, ये अमवात, जो सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे इसका हल क्या है। वेलकम बैक। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मैं चाहूंगी एक मिनट में तीनों अपने पैनलिस्ट से पूछ लूं। मुझे आदिल नजम साहब बताइएगा 1 मिनट में कि क्या हल क्या है। फरवा, हल तो बहुत ही खूबसूरती से वकार ने बयान कर दिया। और हल ये है कि जिन चीजों पे हमें दुनिया को पुश करना है उस पर पुश करें, उनको हम जिद करें कि ये तुम अपनी एमिशंस कम करो, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कई मिसालें दी, उनके अलावा भी बहुत सी मिसालें। हम अगर अपने बच्चों की जिंदगी, उनकी सेहत, उनका मुस्तकबिल, उनकी साइकोलॉजी को प्रायोरिटाइज करेंगे तो मिनिस्टर साहब के लिए वो 30 लाख रुपए भी आ जाएंगे, प्रायोरिटी भी आ जाएगी। प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि हम बहैसियत कौम इस मसले को, बहैसियत अफराद इस मसले को ओन नहीं करते। तो जिस तरह वकार ने कहा, जिस दिन हम ओन करना शुरू कर देंगे ना, आप देखें इनमें भी मसलों में जब हमारा मसला हो जाता है ना तो फिर छुट्टी भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जब हम हमारी जान पे आती है। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं इब्राहिम साहब, जो हम कर सकते हैं यार वो तो शुरू करो ना। बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम साहब, आप क्या हल समझते हैं इसका? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जो जिस इकोनॉमिक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है पिछले कई सालों से, इसने एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना है। आपके एक साइड पे इंडिया है, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बिगेस्ट पोल्यूटर्स, दूसरी साइड पे चाइना है, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बिगेस्ट पोल्यूटर्स। वो इकोनॉमिक जाइंट्स बन रहे हैं, उनके पास वो वसाइल हैं जिससे वो ईवीज को लॉन्च कर रहे हैं। वो पब्लिक मैस ट्रांजिट में टोटल इलेक्ट्रिक बसेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, इंडस्ट्रीज को वो एडवांस लेवल पे ले गए। तो हमें अपनी, मैं ये कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है, और उसके लिहाज से जो हमारे इख्तियार में चीजें हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो जरूर डिसीजन लेने चाहिए। और क्लाइमेट शुड बी प्रायोरिटी एरिया। और हमने जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर वीकली मीटिंग्स की हैं, और आप देखें कि पिछले 2 हफ्ते में 55 पॉइंट्स जो AQI है वो नीचे है। लेकिन अगर इंडिया से विंड आएगी और उनकी स्मॉग, लाहौर के, अमृतसर की स्मॉग, दिल्ली की स्मॉग लाहौर के शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होने चाहिए प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है। वकार मलिक साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो मुझे क्लाइमेट साइकोलॉजी का थोड़ा ब्रीफ कर दे, और इसका आपने जो पहले तो बड़ा मकसद हल बता दिया, थोड़ा सा और कुछ क्लाइमेट साइकोलॉजी के वाले से सिर्फ ये अर्ज करते जाऊँ कि साइकोलॉजिकल जो आइडिएशन है, ये साइकोलॉजिकल जो सुसाइडल आइडिएशन, जो खुदकुशी की तरफ रुझान है या ख्यालात हैं, ये खुदकुशी इटसेल्फ है, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में, उसके अंदर हुंज़ा और गिज़र में है। और हुंज़ा और गिज़र में इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो क्लाइमेट साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो कि उस वजह से क्योंकि उनकी छोटी मोटी लैंड जो है वो फ्लैश फ्लड्स में बह रही है। फ्लैश फ्लड्स की फ्रिक्वेंसी में बेतहाशा इजाफा हो गया, और GB जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है उसकी रवानगी में बड़ा प्रॉब्लम होगा। सेकेंडली, वो मिनिस्टर साहब की बात में सिर्फ इतना ऐड करते जाऊँ कि वो कह रहे हैं कि वो वसाइल और इख्तियारात की बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जंगल काटने की भी अगर आपको इख्तियार नहीं है हुकूमत को, और अगर आपके पास शॉपिंग बैग की पाबंदी, और ये जो कचरा दान बना हुआ है, पूरा हमारी सियाती मकामात कचरा का ढेर बन चुके हैं, हमारे इवन ग्लेशियर्स के ऊपर कचरों के ढेर लगे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है तो फिर, लेकिन हुकूमत के इख्तियार में एक चीज है, हाँ। वो अगर आप बुरा ना बनाए जाते थे, वो ये एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इख्तियारात की मैंने बिल्कुल बात नहीं की। हाँ, नहीं सर, प्रायोरिटी की बात है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, वकार मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रायोरिटी ये है कि जनाब कचरा इकट्ठा करें एक जगह और उसे आग लगा दें। बहरहाल नाज़रीन, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।